डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल सेगमेंट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा चौथा अध्याय कृषि प्रारंभ होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कृषि क्या है और कृषि सेक्टर हमारे भारत में क्या महत्व रखता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में। याद रखिएगा, भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि भारत में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। और आज का हमारा 5वां टॉपिक होगा कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, याद रखिएगा, 5वां टॉपिक आज हमारा होगा कृषि का प्रकार। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास हमारी इतने हेडिंग्स पर आधारित होगी। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कृषि की परिभाषा जानेंगे। कृषि की परिभाषा। तो कृषि की परिभाषा में आपको सबसे पहला चीज़ देखना है, जो कृषि शब्द होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक एग्री से और एक कल्चर से। तो एग्री का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है खेती। अर्थात खेत मतलब यहाँ पे भूमि भी आप ले सकते हैं, भूमि। तो भूमि पर खेती, एग्रीकल्चर का मतलब है भूमि पर खेती। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम कृषि को परिभाषित करना चाहें तो ऐसे हम बोल सकते हैं, कृषि का तात्पर्य उन मानवीय क्रियाकलापों से है। आप परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कृषि का तात्पर्य उन मानवीय क्रियाकलापों से है जिनके माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, क्या कहा गया? कृषि का तात्पर्य उन मानवीय क्रियाकलापों से है जिसके माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया कृषि की परिभाषा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कृषि क्या है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात उठती है कि कृषि हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि हमारे देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। अब 2/3 का मतलब हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग मान के चलें कि लगभग 50%, अर्थात लगभग 50% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। और साथ ही कृषि हमारे द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है। याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या प्रदान करता है? कच्चा माल भी प्रदान करता है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। कच्चे माल पर आधारित हमारे पास कुछ उद्योग भी होते हैं, जैसे जिनको कृषि से कच्चा माल मिलता है, ऐसे हमारे पास कुछ उद्योग भी हैं। तो आप एक काम करिए, थोड़ा उनका नाम लिख लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग जिनको कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कृषि पर आधारित कच्चे माल पर आधारित उपयोग, कृषि पर आधारित कच्चे माल पर आधारित कुछ उपयोग या कुछ उद्योग। तो चलिए इसमें देखिए, पहला आपका आता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये आपका पहला आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद देखिए चाय उद्योग। चाय उद्योग, अभी हम इनकी बात बारी बारी से करेंगे, फिलहाल के लिए आप इनके बारे में बस थोड़ा सा लिख लीजिए। चाय उद्योग,
फिर तीसरा आपका आएगा रबड़ उद्योग, रबड़ उद्योग, रबड़ उद्योग हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा इत्र उद्योग, इत्र, इत्र उद्योग, इत्र उद्योग, फूलों से बनाए जाते हैं, फूल भी एक कृषि में आता है, बागवानी भी कृषि में ही आती है, याद रखिएगा आप। उसके बाद चीनी उद्योग, गन्ने और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, तो ये कृषि से ही हमको मिलता है, याद रखिएगा, चीनी उद्योग। ठीक है, तो ये प्रकार के जो हमारे कुछ उद्योग हैं उनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है। तो कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कृषि में लोग लगे हुए हैं कि कृषि हमारे देश के विकास में भी कुछ योगदान दे रही है। तो हम इसको बात करते हैं कि भारत में विभिन्न सेक्टर के जीडीपी में योगदान की। तो हमारे यहाँ भारत में 3 सेक्टर हैं, जिनको पहले सेक्टर में प्राथमिक कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरे सेक्टर को कहा जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरे में कहा जाता है, तीसरे में आता है सेवा क्षेत्र। क्या आता है? सेवा क्षेत्र। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा इसमें प्राथमिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आती है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत आती है कृषि। दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग, दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग, और तीसरा नंबर तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जो हमें सेवाएं दी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, बैंक से हमें सेवाएं मिलती हैं, बैंकिंग इसके अंतर्गत आएगा। बैंकिंग के बाद आपका डाक क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। डाक के बाद आपका परिवहन क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। परिवहन के बाद आपका संचार क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये लोग हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, तो ये लोग सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये तीनों सेक्टर हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि, और द्वितीयक क्षेत्र अर्थात उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा, ये हमारे जीडीपी में कितना योगदान करते हैं? तो जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में ये तीनों सेक्टर जो हमारे हैं वो क्या योगदान देते हैं, हम जरा इसको एक पाई चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो आप इस पाई चार्ट को देखिए और एक अनुमान लगाइए। इसमें देखिए 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। तो एग्रीकल्चर का मतलब आप जानते ही हैं, कृषि। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, और सर्विस का मतलब होता है सेवा। तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीयक क्षेत्र है, और ये कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र है। तो आप इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तृतीयक क्षेत्र है वो कुल जीडीपी का 53% दे रहा है। मतलब अगर हमारी टोटल जीडीपी 100 रुपये की है, तो 100 रुपये में से 53 रुपये हमको सेवा क्षेत्र से मिलते हैं, और 29 रुपये जो हैं उद्योग क्षेत्र से मिलते हैं, और 18 रुपये जो हैं कृषि क्षेत्र से मिलते हैं। अर्थात जो हमारी कृषि है हमारी जीडीपी में 21% का योगदान, 18% का योगदान देती है। कितने परसेंट का? 18% का। ये घटता बढ़ता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपके सामान्यतया वर्तमान आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र देता है हमें? सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र देगा? सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। उससे कम कौन सा है? उद्योग, उद्योग। और सबसे कम कौन सा है? कृषि। सबसे कम कौन सा है? कृषि। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये आपका तृतीयक क्षेत्र, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र, और ये आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका योगदान, मतलब
53 रुपये हमको सेवा क्षेत्र से मिलते हैं, 29 रुपये औद्योगिक क्षेत्र से मिलते हैं और 18 रुपये कृषिगत क्षेत्र से मिलते हैं। अब जरा इसको आप टोटल परसेंटेज आंकड़े के रूप में देख लीजिए, यहाँ आपके सामने प्रदर्शित है। ये 2021-22 का आंकड़ा है। यहाँ पर देखिए 18.8% और 28.2% और लगभग 53% ये हमको मिल रहा है सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो टोटल हमने वहाँ पे मोटा मोटा आंकड़ा लिया था 18%, इसका लिया था हमने 29% और इसका हमने लिया था 53%। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये प्रकार से हमको विभिन्न हिस्से से जीडीपी प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब जरा हम इस बात को देखते हैं कि ये तो हो गया कि पैसा हमको मिल कितना रहा है, लेकिन इसमें लगे कितने लोग हैं। जरा आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर डेटा थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा मत जाइएगा क्योंकि ये आगे पीछे होता रहता है। लेकिन आप एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखिए, इसको आप ध्यान में ही मत रखिए, ये वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करिए आप। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आप पिछले डेटा को ही ध्यान में रखिए कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमको मिल रहे हैं टोटल 18 रुपये। कितने रुपए? 18 रुपये। और जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमको मिल रहे हैं 29 रुपये। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर से हमको मिले 53 रुपये। लेकिन इसमें काम करने वाले लोग कितने हैं, जरा आप इस बात को गौर करिएगा। 18 रुपये जो हमको मिल रहे हैं ना, उसमें काम करने वाले 47 लोग हैं। याद रखिएगा आप, इसमें काम करने वाले टोटल 47 लोग हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में 25 लोग टोटल काम करने वाले हैं, और जबकि सर्विस सेक्टर में 28 लोग काम करने वाले हैं। तो जरा आप इस बात को देखिए, लगभग हमारी आधी जनसंख्या कृषि में काम कर रही है, लेकिन उससे मिल कितने रुपए रहे हैं? केवल 18 रुपये मिल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से अगर कमाई के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 50 लोग मिलकर 18 रुपये कमा रहे हैं, और जबकि 28 लोग मिलकर 53 रुपये कमा रहे हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सोचिए, सेवा क्षेत्र देता हमको सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, याद रखिएगा। जबकि कृषि क्षेत्र देता हमको सबसे कम है और इसमें लगे सबसे ज़्यादा लोग हैं, इसमें लगे सबसे ज़्यादा लोग हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। यही हमारे कृषि के पिछड़ेपन का कारण है कि इसमें लगे ज़्यादा लोग हैं लेकिन मिल कम रहा है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमें इसी के बारे में अध्ययन करना है। अगली हेडिंग में हम इसी बात का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने आपको इस पाई चार्ट से दिखाने का प्रयास किया कि भारत में कौन सा सेक्टर कितना परसेंट हमारी जीडीपी में योगदान देता है और कितने परसेंट लोग उसमें लगे हुए हैं, अर्थात काम करने वाले लोग। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देखना शुरू करते हैं अब हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए आप कि कृषि भारत का प्राचीन व्यवसाय है। कृषि भारत का प्राचीन व्यवसाय है। तो देखिए, कृषि जो है भारत का प्राचीन व्यवसाय है। कृषि भारत का प्राचीन व्यवसाय है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि कृषि की जो खोज हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? नवपाषाण काल। याद रखिएगा, पाषाण काल इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इसमें पत्थर का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम पाषाण काल पड़ा था। पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था और फिर नवपाषाण काल था। तो नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी, अर्थात मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था और इसी समय आग की भी खोज हुई थी। याद रख लीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए ऐतिहासिक फैक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब कृषि जो है बहुत प्राचीन व्यवसाय है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कृषि प्रधान देश में भारत की गणना की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है। इसका मतलब ये जो है कृषि जो है भारत का एक प्रमुख व्यवसाय है, अर्थात भारत को कृषि प्रधान देश कहा जा सकता है। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो भारत की जीडीपी में कृषि का जो योगदान था ना, देखिए भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 52% था। याद रखिएगा, लगभग 52%, मतलब आधे से ज़्यादा कृषि में योगदान। टोटल जैसे मैंने की बात किया ना कि अगर 100 रुपये हमको मिल रहे थे तो 100 रुपये में से 52.2 रुपये हमको कृषि से मिल रहे थे।
लेकिन वर्तमान में देखिए घट कर यहाँ पे लिखा है 16.3%, तो आप इसको भी फैक्ट मान सकते हैं, लेकिन हमने जो आपको बताया लगभग 18%, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये वर्तमान का आंकड़ा था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। 16.3% भी देख लीजिए, कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए आप 18% याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए क्या कहा गया कि ये जो कमी हुई, क्यों कमी हुई, क्यों कमी हुई, याद रखिएगा। तो ये कमी हुई तो मतलब ये नहीं था कि मतलब ये घटता हुआ 16.3 रुपये पे आ गया, नहीं, ये है अपनी जगह पर ही, लेकिन ये उतनी तेज नहीं बढ़ पाया जितनी तेज सेवा और उद्योग क्षेत्र बढ़े थे। याद रखिएगा, ये उतनी तेज नहीं बढ़ पाया था जितनी तेज सेवा और उद्योग के क्षेत्र बढ़े हुए थे। मतलब कृषि में पैसा उतना ही है, ज़्यादा मात्रा में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि उतना ही, उससे ज़्यादा मात्रा में भी हो गया पैसा, लेकिन सेवा और उद्योग क्षेत्र जो थे उसकी अपेक्षा बहुत तेज बढ़ गए। जैसे आप इसकी बात करिए कि टोटल हमारे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से मान लीजिए 52 रुपये कृषि दे रही थी, और तो आपको 30 रुपये जो था उद्योग दे रहा था, और 18 रुपये आपको दे रहे थे सेवा क्षेत्र से मिल रहे थे। लेकिन समय के साथ जब बढ़ोतरी हुई तो ये जो था ये बढ़ता गया 52, 53, 54, 55 हुआ, लेकिन इनमें बहुत तेज वृद्धि हुई। याद रखिएगा, इनमें बहुत तेज वृद्धि हुई। जैसे अगर हम 100 रुपये की ओर वृद्धि माने, कितने रुपए की, 100 रुपये की ओर वृद्धि माने, तो आप देखेंगे कि अगले 100 रुपये की वृद्धि में ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये हिस्से में लगभग 10 रुपये के आसपास की वृद्धि हुई। मैं एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ, और यहाँ पे हो गई 50 रुपये की वृद्धि, और यहाँ पे हो गई 40 रुपये की वृद्धि, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि ज़्यादा हो गई, इसका मतलब इसका परसेंट अपने आप बढ़ जाएगा और इसका परसेंट घटने लगेगा। तो बढ़ा हर जगह पे है, लेकिन कृषि में कम बढ़ा है, जबकि सेवा और उद्योग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए लगता है कि कृषि का परसेंट कम हो गया है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जो भारत में कृषि की जाती है, अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए करती है, अर्थात अपनी जीविका के लिए करती है। जैसे अपने यहाँ ही आप देख लीजिए कि खेत में बुआई होती है तो लोग उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं बोते हैं, कहते हैं अगर मेरा अनाज निकल गया तो साल भर खाने का हो जाएगा। कभी आप उसको वाणिज्य के रूप में उत्पादित करने का नहीं सोचते हैं, केवल आप लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए उत्पादित करने का सोचते हैं। उसके बाद जो भारत की कृषि है उसमें खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। आप इस हेडिंग को लिख लीजिएगा, बस 1, 2, 3 और 4, इनको नाम लिख लीजिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहा गया भारत की कृषि में जो है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ पर जितनी भी कृषि की जाती है उसके लगभग 72% हिस्से पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, खाद्यान्न फसल, बागवानी फसल, वाणिज्यिक फसल, ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ, घबराइए मत। उसके बाद देखिए 28% भाग पर व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलों का मतलब जिनका व्यापार किया जाता है, जिनको बेचकर पैसा कमाया जाता है, उनको पैसा कमाने की दृष्टि से बोया जाता है। तो ऐसी बुआई केवल 28% हिस्से पर की जाती है, बाकी 72% हिस्से पर केवल खाने वाली फसलों का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है, कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है। तो कृषि देश के लगभग 50% क्षेत्रफल पर हो रही है। मतलब भारत का जितना क्षेत्रफल है, मैंने आपको पिछली चैप्टर में बताया था, आप वहाँ पे जाइएगा, वीडियो में देखिएगा, पता चलेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जितना भारत का क्षेत्रफल है उसके 50% एरिया पर कृषि की जाती है। याद रखिएगा, 50% एरिया पर कृषि की जाती है, परंतु जो योगदान है वो लगभग 16.3% या आप कह लीजिए 18% है। उसके बाद देखिए बहुफसली कृषि, बहुफसली कृषि मतलब देश में अधिकांश स्थानों पर बहुफसली कृषि होती है, अर्थात एक साल में एक से अधिक प्रकार की फसलें उस मिट्टी में उगाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसल ऋतुएं होती हैं। तो बहुफसली कृषि इसी को कहा जाता है कि जब एक साल में बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन होता है, अर्थात एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन होता है, तो हम उसे कहते हैं बहुफसली कृषि। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं, जिनमें आपने देखा कि भारतीय कृषि में पहला जो है, हमारी जनसंख्या अधिकांश रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि करती है। दूसरा, हमारी जो कृषि होती है उसमें खाद्यान्न फसलों की मात्रा ज़्यादा रहती है, और हमारे देश के लगभग आधे क्षेत्रफल का उपयोग कृषि करने के लिए किया जाता है, और हमारे देश में अधिकांश वर्ष में बहुफसलीय खेती की जाती है, अर्थात एक साल में एक से ज़्यादा प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं
भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो कृषि थी उसका योगदान लगभग 52.2% था, लेकिन आज ये घटकर लगभग 18% के आसपास चला आया है, याद रखिएगा। तो ऐसा हुआ क्यों, हमारी खेती पिछड़ी क्यों रह गई, इसको ग्रो क्यों नहीं किया इसने, इसका परसेंटेज बढ़ा क्यों नहीं, ये कम क्यों हो गया। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे यहाँ जो है अधिकांश जो कृषि होती है, देखिए आप इसको भी आप केवल हेडिंग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बस एक बार देख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, कृषि की वर्षा पर निर्भरता, पहली हेडिंग। कृषि की जोतों का छोटा आकार का होना, कृषि की पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग करना, श्रम प्रधान तकनीकों का उपयोग करना, उन्नत बीजों का अभाव और उनका महंगा होना, और भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि होना, और भूमि प्रणाली का दोषपूर्ण होना, तथा विभिन्न आपदाएं और रोग का लगना, और लास्ट पॉइंट, कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना, कृषि को जीविकोपार्जन का क्या मानना, साधन मानना। ये आपकी हेडिंग है, आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और बाकी पॉइंट आप सुनते जाइए कैसे हम लोग इसका उपयोग करेंगे लिखने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहला हमने कहा कि अधिकांश जनसंख्या कृषि में ही लगी हुई है, परंतु आज भी हम लोग कृषि के पिछड़ी तकनीकों का उपयोग करते हैं, इसीलिए कृषि में उत्पादकता बढ़ नहीं पाई है और इसका परसेंटेज धीरे धीरे घटने लगा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे भारत में जो अधिकांश कृषि है वो वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। जैसे अपने यहाँ ही देख लीजिए कि अभी हमारे यहाँ धान पैदा हो रहा था, इस बार वर्षा सही नहीं हुई, इसलिए लोगों के धान की मात्रा काफ़ी कम हो गई, बहुत ज़्यादा धान पैदावार नहीं हुई। तो इसका मतलब हमारे यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर कर रही है, अगर वर्षा नहीं हुई तो खेती हमारी खराब है, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो क्या लिखा है, भारत की अधिकांश कृषि जो है वर्षा पर आधारित है, अगर वर्षा अनियमित हुई है तो इसका नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिसके कारण उत्पादन कम हो जाता है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। जुए का मतलब क्या है, जिसमें आप लक से जीत गए तो जीत गए, अन्यथा हार गए, इसीलिए भारतीय कृषि को भी मानसून का जुआ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने धान लगवा दिया बरसात के मौसम में, धान खेती लगवा दिया आपने, बारिश बढ़िया हो रही थी, लेकिन अचानक उसके बाद बारिश होना बंद हो गया, उसके बाद आपकी धान की फसल हो गई खराब, तो कुछ नहीं निकला, इसका मतलब वो एक मानसून का जुआ ही हो गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चाहे क्या हुआ, वर्षा हुई ही नहीं, आप धान की खेती लगवा ही नहीं पाए, तो भी आपकी खेती खराब हो गई, इसका मतलब आपको धान की पैदावार नहीं मिल पाई। तो कृषि जो हमारी है वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए जब वर्षा कम होती है या अनियमित रूप से होती है तो उत्पादन कम हो जाता है। तो आप पहले पॉइंट में इतना आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, कृषि की जोतों का छोटा आकार होना, जैसे इसका अर्थ ये है कि हमारे यहाँ की जो कृषि है उसकी जोत का आकार छोटा है। जैसे अपने यहाँ ही देख लीजिए कि आपके यहाँ एक खेत यहाँ पर है, 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 अब ये 10 बिस्सा, 2 बिस्सा, 5 बिस्सा, 4 बिस्सा ऐसे खेत है आपका। तो अगर ये विश्व में इतने इतने खेत हैं आपके, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। आपने सोचा कि मैं यहाँ पे एक मशीन लगवा दूँ और मैं अपने खेत में पानी भर सकूँ, तो यहाँ पे आप मशीन लगवा देंगे, बाकी खेतों में क्या करेंगे, आप कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपने सोचा कि मैं यहाँ पे एक फसल बो देता हूँ और इसको चारों ओर से घेर देता हूँ, जिससे यहाँ पे कोई जानवर आगे खा नहीं पाएगा, फसल की बढ़िया उत्पादकता हो जाएगी, तो आप इन 3 खेतों में क्या कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब आप बहुत कुछ सोच कर भी इन खेतों में नहीं कर पाते हैं। तो वही हमारे यहाँ की हालत है कि कृषि की जोत का जो आकार है वो छोटा है, इसीलिए हम उत्पादन में उच्च तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उसे केवल अपने जीवन का आधार मानकर जीवन निर्वाह कृषि के रूप में उपयोग करते जाते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, छोटी जोत के आकार का होने का कारण क्या है, अधिक जनसंख्या का होना और भूमि का बंटवारा होना। जैसा पता ही होगा आप लोग को, जो आपके पूर्वज लोग थे उनकी खेत इतने बड़े थे, उनके खेत इतने बड़े थे, लेकिन आपके पिताजी के पिताजी 4 भाई हुए, तो उन लोगों ने कहा चलिए हम इसको 4 भाग में बांट देते हैं। अब 4 भाग में बांट दिए तो इतना छोटा हो गया। अब उनके भी 2-3 लड़के हुए, वो लोग भी बांट लिए ऐसे ऐसे। अब बांटते बांटते पता चला इतना छोटा छोटा खेत मिला,
तो आप उसमें क्या कर पाएंगे? कुछ फ़ायदा होगा आपको? नहीं होगा। बस आप इतना ही करेंगे कि इतना पैदावार हो जाए कि मेरा साल भर का भोजन चल जाए, बस आप यही सोचेंगे, उसके आगे आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। तो कृषि की जोत का जो छोटा आकार है वो भी हमारी उत्पादकता को प्रभावित करता है, क्योंकि हम उसमें उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे पैदावार कम होती है। तो आप इसको अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। फिर देखिए कृषि की पारंपरिक तकनीक, तो ये तो बात वही है कि आप अभी कृषि में परंपरागत तकनीकों का उपयोग करते हैं, कोई आप वैज्ञानिक तरीके का, वैज्ञानिक ढंग का उपयोग करते नहीं हैं। आपको पता चला कि आपको गेहूं बोना है तो इतना डाई डालना है, इतना यूरिया डालना है, बस ले गए, बोरी उठाए, झोंक दिए। लेकिन अगर आप उस मिट्टी की जांच करवाते तो पता चलता वास्तव में आपकी मिट्टी को कितने यूरिया और कितने डाई की, कितने पोटास की ज़रूरत है। हो सकता है आप उसको ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हो, धीरे धीरे वो फसल खराब हो जाएगी। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी, खेती होगी नहीं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो परंपरागत तकनीकें हमारे यहाँ उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरी बात श्रम प्रधान तकनीक है। तो हमारे यहाँ अभी भी खेतों में लगभग आदमियों से ही काम होता है। जैसे आपके यहाँ ही मान लीजिए खेती है, धान कटवाना है, आदमी नहीं मिले, आपकी खेती खराब हो गई। अगले साल आपने कहा मैं खेती करूँगा ही नहीं क्योंकि आदमी ही नहीं मिलते हैं। अभी अगर वहीं पर आधुनिक तकनीकें होती, श्रम प्रधान नहीं होता, मशीनों से काम कराना होता, तो आप आराम से खेती करते और मशीनों से काम करवा कर उत्पादित अच्छा कर लेते। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, उन्नत बीजों का अभाव और महंगा होना। तो वही बात है, हमारे यहाँ पर उन्नत बीज जिसे कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, अर्थात जिनका उत्पादन ज़्यादा होता है, जिनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, तो हमारे यहाँ या तो वो उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध भी हैं तो महंगे दामों पर उपलब्ध हैं। इसीलिए गरीब किसान इनको खरीद नहीं पाता है और वो नॉर्मल बीज का ही उपयोग करता है, कम पैसे वाले बीज का ही उपयोग करता है, जिससे उत्पादन क्या होता है? कम होता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि भूमि का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे इतनी जनसंख्या पर पहले, अगर इतनी ज़मीन पर बात करिएगा, इतनी ज़मीन पर 1000 जनसंख्या पहले भोजन करती थी, तो आज कंडीशन यह है कि इसी ज़मीन पर 10,000 जनसंख्या भोजन करना चाहती है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, इसी भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए कृषि का क्षेत्र धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और दूसरे इस 10,000 जनसंख्या को रहने के लिए घर भी तो चाहिए, तो इसी में से कुछ ज़मीन का उपयोग घर बनाने में भी होगा, तो कृषि का क्षेत्र और कम होता जाएगा, जिससे उत्पादकता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आपदाएं और रोग के बारे में जानते ही हैं, जैसे सूखा पड़ गया, ओला पड़ गया, बाढ़ आ गई, इससे फसल खराब हो गए, इससे फसल क्या हो गए? खराब हो गई। आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इसमें तो कहेंगे भगवान की मर्जी है और क्या करें हम, यही तो आप बोल सकते हैं। और उसके बाद वही कह रहा है कृषि को जीविका का साधन मानना। तो ऐसा तो हमारे यहाँ होता ही है कि आपके यहाँ ही खेती होती है तो पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, कहते क्या है कि बस इतना हो जाए कि हमारा साल भर का चल जाए। तो इसीलिए कृषि में उत्पादकता ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला और आज का अंतिम टॉपिक देखना शुरू करते हैं। आज का अंतिम टॉपिक है हमारा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, तो इसमें भी आप केवल हेडिंग मात्र ही लिखिएगा, बाकी तो आपको बनाकर ही लिखना रहेगा। मेरी बात को आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए और अपने आप बनाकर इनको लिख सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, कृषि में उत्पादन बढ़ाना है तो आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी होगी, जिससे अच्छे से फसलों की सिंचाई हो सके और कृषि वर्षा पर निर्भर न रहे। उसके बाद दूसरा, उन्नत बीजों और उर्वरकों की व्यवस्था करानी होगी। अभी हमने बात किया वहाँ पे कि उन्नत बीज अगर नहीं है तो उत्पादकता कम हो जाएगी, तो उन्नत बीजों और उर्वरकों की व्यवस्था करानी होगी। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा कह रहा है भूमि का संरक्षण करना होगा, अर्थात जो हमारी भूमि खत्म होती जा रही है, जो हमारी भूमि बंजर होती जा रही है, उसको हमें संरक्षित करना होगा, जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके। फिर साख सुविधाओं का विस्तार, अर्थात जो लोन दिया जाता है, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप लोन लेते हैं तो आपको लोन मिलता ही नहीं है, तो आप खेती कैसे करेंगे? तो अगर हम लोन की सुविधा का विस्तार करें जिससे हमें लोन आसानी से मिल पाए, तो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा रह सकता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है हमारा
कृषि शिक्षा का प्रसार। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि हमारे यहाँ के जो किसान भाई होते हैं उनको कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। अगर बीज बेचने वाला बता दिया कि भैया आपको इतने खेत में इतना डाई और यूरिया डालना चाहिए, तो उठा के लेगा, उसमें झोंक दिए पूरा खेत में। लेकिन अगर आप कृषि के बारे में जानकार होते और आप अपनी मिट्टी की जांच मृदा प्रशिक्षण केंद्र से करवा लेते अपने निकटतम, तो पता लग जाता कि मिट्टी में वास्तव में कितने उर्वरक की ज़रूरत है। और खेत में कोई रोग लगा तो गए दुकानदार के पास, उसने कहा भैया ये डाल दो, इससे ठीक हो जाएगा, डाल दिए उसको। कितनी मात्रा में डालना ये नहीं पता चला। अगर वो पता कर लेते कहाँ से, किसान कॉल सेंटर, जहाँ पे किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, अगर वो वहाँ से इन बातों की जानकारी ले लेते तो उन्हें पता लग जाता कि क्या करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, जिससे उत्पादकता में प्रसार हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, फसलों की रक्षा के उपाय। वही कारण है, उत्पादकता अगर आपको बढ़ाना है तो अगर आपकी फसल जंगली पशु या कीटाणु या रोग खा जा रहे हैं तो कहाँ से आपको उत्पादन मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसके लिए जंगली पशुओं, कीटाणुओं और रोगों से फसलों को बचाना अत्यधिक आवश्यक है। और इनका जो विज्ञापन है सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए कि आप जंगली पशुओं से कैसे बचाएं, कीटाणुओं से कैसे बचाएं, रोगों से कैसे बचाएं, कौन सी दवा का उपयोग करें, कितनी मात्रा में करें, और ये दवाएं उनके निकटतम केंद्रों पर उपलब्ध होनी चाहिए। परंतु ऐसा भी हमारे यहाँ है नहीं। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। यह तो आपको मालूम ही होगा, आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग करेंगे, खेती का काम जल्दी होगा और बढ़िया से होगा, तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। और चकबंदी, ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चकबंदी क्या है? तो छोटे छोटे खेतों को एक पास लेकर आकर बड़ा खेत बनाने की प्रक्रिया जो है चकबंदी कहलाती है। अर्थात किसी किसान की भूमि 4 जगह पर है, 1-1 बीघे, अगर चारों को एक जगह कर दिया जाए तो उसकी 4 बीघा ज़मीन एक जगह हो जाएगी और वो वहीं पे अपनी सारी व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। वो चाहे तो वहाँ पे मशीन लगवा सकता है, वहाँ पे रह कर भी रखवाली भी कर सकता है, उसकी घेराई भी करा सकता है, पानी भी बढ़िया से भर सकता है, उसका खेत भी अच्छे से जोता जा सकता है। तो चकबंदी से फ़ायदा क्या होता है कि कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है, क्योंकि खेतों का आकार बड़ा हो जाता है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपके लिए देखिए, उत्पादकता बढ़ाने के कुछ उपाय हो गए: चकबंदी, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करना है, फसलों की रक्षा का उपाय करना है, कृषि शिक्षा का प्रसार करना है, साख सुविधाओं का विस्तार करना है, मृदा का संरक्षण करना है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करनी है, उन्नत बीज और उर्वरकों की व्यवस्था करनी है। तो आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे कृषि के प्रकार और भारत में कृषि की विभिन्न मौसम ऋतुएं, अर्थात कृषि के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर कृषि का प्रकार कैसे है, हम लोग इसकी चर्चा कल करेंगे। और भारत में कुछ प्रमुख फसलों, उनके उत्पादन और उनकी जलवायु की भी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए और अपना ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।